नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और अभी तक आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोगों ने मराठा राज्य में आपका शिवाजी का प्रशासन वाले टॉपिक को हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो आज की जो हमारी हेडिंग पड़ेगी, टॉपिक की शुरुआत करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। आज हमें यहाँ से अपने टॉपिक की शुरुआत करनी है, ठीक है। अब इसका एक पूरा क्रम है उत्तराधिकारियों का, तो वो मैं आपको दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप सिलेबस जब मैंने आपको मराठा राज्य का बताया था तब हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। पूरी एक बाकायदा लिस्ट हम बना चुके हैं, ठीक है। तो आज सीधे शुरुआत करेंगे उत्तराधिकारी से। उत्तराधिकारी जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूँ तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा इस हेडिंग पढ़ने के पश्चात। पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। तो शिवाजी की इच्छा ये थी कि जब उनकी मृत्यु हो, उनका देहांत, तो उसके पश्चात उनका जो उत्तराधिकारी बने वो राजा राम बने, ना कि संभाजी। क्योंकि आप जानते हो, ये बात मैंने आपको बताई थी कि शिवाजी के दो पुत्र थे, एक संभाजी और एक राजा राम। ये भी बताया था कि संभाजी विद्रोही प्रवृत्ति का था। उसने शिवाजी के समय ही कई सारे विद्रोह किए थे। शिवाजी उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो इसलिए उन्होंने चाहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात क्या उन बने, राजा राम शासक बने। और इसी इच्छा के अनुरूप अप्रैल 1680 में राजा राम को 10 वर्ष की अवस्था में, है ना, क्या छत्रपति बना दिया जाता है, यानी कि शासक बना दिया जाता है। और उसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया, रायगढ़ में किया गया। रायगढ़ जो राजधानी थी। तो आप पहला पॉइंट ये लिखोगे, लिखना पहला पॉइंट आप कि शिवाजी की इच्छा के अनुरूप, शिवाजी की इच्छा के अनुरूप राजा राम को 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में छत्रपति नियुक्त किया गया या बनाया गया, जिसका राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया, जिसका राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब दूसरी मेरी बात समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, राज्याभिषेक तो हो गया अप्रैल 1680 में, है ना, मतलब जो शुरुआत हुई तो वो तो हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई, मैंने आपको बताया था पनहाला, अगर आपको याद हो पनहाला, है ना, पनहाला। एक डायग्राम लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इस डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, जिस डायग्राम को बना ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पनहाला आपको याद है, मैंने बताया था पनहाला के विषय में, और ये बताया था कि पनहाला में जो था आपका जो क्या कहते हैं आपका संभाजी जो था उसको कैद किया गया था, ठीक है। तो यहाँ महाराष्ट्र इस प्रकार से आ जाएगा आपका कुछ कुछ, ठीक, और इस प्रकार से नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से ये, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया, लगभग महाराष्ट्र मान के चलो आप, ठीक है। तो ये क्रम बना। तो आपका जो मैं आज आपको स्थिल बताने जा रहा हूँ उनको सबको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक साथ, फिर आपका सेकंड पॉइंट में लिखवाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह है खेड़ा, और ये खेड़ा पड़ता है बच्चा गुजरात में। इस डायग्राम को चाहो तो आप अभी बना लो, इस पॉइंट के बाद बनाना, सेकंड पॉइंट के बाद बनाना डायग्राम को, अभी मत बनाना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ तब तक आपका। यहाँ पर है आपका रायगढ़, यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र में, ये सब महाराष्ट्र के अंदर बना रहा हूँ। यहाँ पर रायगढ़ है, यहाँ पर आपका पुणे है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ थोड़ा सा और नीचे लाओ इसको, यहाँ ले आओ, ये है आपका सतारा, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। सतारा के नीचे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएंगे, 1 2 और थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा इसको, यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, ये पनहाला, ये है पनहाला, ठीक है। और सतारा हो गया। यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका कोल्हापुर, कोल्हापुर। ये तमिलनाडु में एक स्थल, यहाँ पर तमिलनाडु में है जिंजी, तमिलनाडु में क्या है, जिंजी, ठीक है। इनको याद रखना बस, मैं भी इनके विषय में बताऊंगा आपको। ये तमिलनाडु में है, TN तमिलनाडु, ये सारे के सारे क्या है, महाराष्ट्र में। अब मेरा सेकंड पॉइंट आप समझना, उधर राजा राम शासक बन गया, तब क्या हुआ, पनहाला के दुर्ग में संभाजी क्या था, कैद था। तो संभाजी ने क्या करा, संभाजी ने ये करा, पनहाला दुर्ग का जो दुर्गपति था, उसका जो प्रमुख था, उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करके, और मराठा साम्राज्य का जो प्रधान सेनापति था, है ना, प्रधान सेनापति, उसका नाम था आपका मोहिते, मोहिते था, आपका पूरा नाम है मोहिते, है ना, प्रधान सेनापति था, लास्ट में मोहिते है। उसको क्या करा, उसने अपने पक्ष में मिला लिया, और अपने पक्ष में मिला करके पनहाला के दुर्ग से क्या आया, बाहर निकल आया, ठीक है।
बाहर निकल आने के पश्चात वो कहाँ पहुंचा, रायगढ़ पहुंचा, और वहां जाकर के उसने राजा राम को गद्दी से हटा दिया और राजा राम और उसकी माता सोयराबाई को दोनों को कैद करके जेल में डाल दिया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अब यहाँ पर, ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर लिखना हुआ आप सेकंड पॉइंट लिखो, आप जो बोल रहा था फर्स्ट सेकंड लिखो। पन्हाला के दुर्ग में कैद संभाजी ने, पन्हाला के दुर्ग में कैद संभाजी ने दुर्गपति की हत्या कर, दुर्गपति की हत्या कर प्रधान सेनापति मोहिते को अपनी तरफ मिला लिया और राजा राम को गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया, स्वयं शासक बन गया। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट। तो राजा राम इस प्रकार से हटा और संभाजी क्या बना, शासक बना। तो अब आपकी हेडिंग हो जाएगी संभाजी। अब आप डालेंगे हेडिंग, ये डायग्राम बना लीजिए यहाँ पर। अब क्या होगा, संभाजी, संभाजी। इसको संभाजी को क्या कहते हैं, आपका शंभू बोलते हैं, शंभू, शंभू जी, संभाजी या साहू जी। ठीक है, संभाजी हो जाएगा, सॉरी संभाजी। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है ना, उस वजह से ना पता नहीं थोड़ा वो हो रहा है। स्टोन था, कई दिन लगातार पेन रहा है, तब जा करके ना किडनी में स्टोन था, तो कहीं जाकर थोड़ा सा अब आ जाकर रिलैक्स मिला है, तो थोड़ा सा माइंड वैसा है, अदरवाइज हम ठीक है। तो संभाजी था, इसका कार्यकाल तो आपको पता है, इसका जो 1680 से 1689 तक इसका टाइम पीरियड था संभाजी का। ठीक है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड हो गया हमारा 1689 हुआ। दूसरी बात, आप इसके पिता को जानते हैं, पिता कौन थे इनके, तो पिता थे शिवाजी, पिता कौन थे, शिवाजी। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें माता की, तो माता कौन थी इनकी, माता थी इनकी सईबाई, माता कौन थी इसकी, सईबाई। पिता शिवाजी, माता सईबाई। क्लियर। अगर पत्नी की बात करूं कि संभाजी की पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम था येसुबाई, येसुबाई। अगर इसके पुत्र की बात करूं कि संभाजी का पुत्र कौन था, तो इसका पुत्र था साहू, आगे चल के साहू शासक भी बना था। ठीक है, और दूसरा बच्चा इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका यहाँ रायगढ़ में। कहाँ हुआ था, रायगढ़। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ कब था, तो ये मैं आपको बता दूं कि जनवरी 1681 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि जुलाई 1680 में ये गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन इसने राज्याभिषेक जो करवाया था अपना जनवरी 1681 में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसके विषय में लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूँ आपको लिखना क्या है। आपको लिखना है संभाजी अत्यधिक भोगविलासी अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, क्रोधी भी था, लिख देना क्रोधी भी था। तो भोगविलासी, अहंकारी तथा क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, ये इसके विषय में बेसिक बातें हो गई। अब हम इसके विषय में अन्य बातें करते हैं। ठीक, इसको रफ करें। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या संभाजी के विषय में, 1-2 पॉइंट लिखो, फिर उसकी पूरी कहानी बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, पुर्तगालियों ने संभाजी के खिलाफ अंग्रेजों मुगलों की सहायता की थी। पुर्तगालियों ने संभाजी के खिलाफ मुगलों की सहायता की थी। क्लियर। ठीक, दूसरा अब समझना, इसके समय एक व्यक्ति था, उसका नाम है कवि कलश। संभाजी की बात चल रही है, इसके समय व्यक्ति उसका नाम था कवि कलश। तो कवि कलश कौन था, कवि कलश जो रहने वाला था कन्नौज का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, कन्नौज का रहने वाला था। और ये कन्नौज का क्या था, एक ब्राह्मण था। ठीक है, ये क्या था, ये कवि कलश जो था संभाजी का लिखना, संभाजी का सर्वोच्च अधिकारी। तो कवि कलश जो था सर्वोच्च अधिकारी था संभाजी के दरबार में। ठीक है, मेरी बात समझना, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है,
आप कन्नौज जानते हो, यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर भारत की बात चल रही है। तो ये कवि कलश कहाँ का था? उत्तर भारत का। और राज्य कहाँ था? दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पदाधिकारी बना दिया जाना बड़ा ही मतलब जो दरबार में स्थिति मतलब विपरीत हो गई थी, और जो दरबार के प्रमुख पदाधिकारी थे वो संभाजी से क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। क्लियर? इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप संभाजी के विषय में। आपको बताया था अष्टप्रधान, शिवाजी के समय अष्टप्रधान था, इसने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अष्टप्रधान को विघटित कर दिया। अष्टप्रधान को विघटित कर दिया, विघटित मतलब समाप्त कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो संभाजी के विरोधी। संभाजी के विरोधी कौन कौन थे? है ना, विरोधी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा सकता है भाई संभाजी का विरोधी कौन कौन था। तो एक तो आपको पता है राजा राम था, भाई इसका भाई था, वो शासक बनना चाह रहा था। दूसरा राजा राम की माता सोयराबाई थी। और तीसरा अगर आपको मैंने लिखाया था आपको अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो, इनके नेतृत्व में शिवाजी ने क्या करा था? भूमि का मापन कराया था। तो ये लोग क्या थे? इसके संभाजी के विरोधी थे। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक विरोधी वाली बात समझ में आई। अब इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मुगल राजकुमार था। मुगल क्या था? राजकुमार। शासक नहीं कह रहा हूँ, मुगल राजकुमार कह रहा हूँ। मुगल राजकुमार का नाम था अकबर। एक अकबर हुआ था हुमायूं का बेटा, वो अकबर नहीं। ये अकबर जो है ये औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र। ठीक है, तो एक अकबर तो आपने वो पढ़ा जो हुमायूं का पुत्र है, एक अकबर और है जो औरंगजेब का पुत्र है। तो इसने क्या करा था? अकबर ने, जो औरंगजेब का पुत्र था, इसने विद्रोह कर रखा था। विद्रोह मतलब समझते हो? मतलब अपने पिता के खिलाफ इसने विद्रोह किया हुआ था। और ये अकबर 1681 में कहाँ पहुंचा? मराठा आया, मराठा राज्य पहुंचा, मराठा राज्य पहुंचा। और इसने सहायता मांगी मुगलों के खिलाफ। किससे? मराठों से। तो प्रॉपर तरीके से संभाजी ने सहायता देने का वचन तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उसको कुछ न कुछ आर्थिक रूप से सहायता की और उसको रहने के लिए मराठा राज्य में अनुमति प्रदान कर दी। और ये अकबर जो था लगभग 6 वर्ष तक कहाँ रहा था बच्चा? मराठा राज्य में रहा था। तो इस बात से नाराज हो गया कौन? औरंगजेब। ठीक है, और इस बात से नाराज होने के कारण जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर अटैक किया था तो उसमें संभाजी पर भी अटैक किया गया था। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे 1681 में, 1681 में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को मराठा राज्य में शरण दिया, मराठा राज्य में शरण दिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चाहो तो आप लिख सकते हैं एरो बना के उसमें से जो अकबर था 6 वर्ष मराठा राज्य में रहा था, अदरवाइज कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब भाई जब वो रहने लगा तो इसी दौरान औरंगजेब का दक्षिण भारत पर अटैक हुआ। जब दक्षिण भारत में अटैक किया तो उसने बीजापुर को जीता भी था, दक्षिण भारत में नीचे भी गया, तमिलनाडु कर्नाटक भी पहुंचा, वहाँ भी उसने बहुत सारे राज्यों को जीता। लेकिन फाइनली इससे मुठभेड़ भी हुई थी संभाजी से, और संभाजी पराजित तो हुआ लेकिन भाग गया, पकड़ में नहीं आया था। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ? फरवरी 1689 की बात थी, फरवरी 1689 की बात थी, फिर से मुगलों का अटैक हुआ और उस अटैक में ये क्या हुआ? पकड़ा गया। कौन? संभाजी। तो मेरी बात समझना, एक स्थल है संगमेश्वर, संगमेश्वर महाराष्ट्र में ही है। तो संगमेश्वर नामक स्थान पर हुआ क्या? फरवरी 1689 में, है ना, संभाजी को पकड़ा गया, संभाजी को पकड़ा गया। ठीक है, और जब ये पकड़ा गया तो साथ में, ये तो पकड़ा ही गया था, साथ में जो कवि कलश मैंने आपको बताया था अभी, कवि कलश भी पकड़ा गया, कवि कलश भी पकड़ा गया। ठीक है, और इनको कैद करके ले जाया गया। ठीक है, पकड़ लिया, इनको कैद कर लिया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो संगमेश्वर नामक स्थान पर, संगमेश्वर नामक स्थान पर फरवरी 1681 में, संगमेश्वर नामक स्थान पर फरवरी 1681 में संभाजी को मुगलों द्वारा कैद किया गया, मुगलों द्वारा कैद किया गया।
और साथ ही साथ कवि कलश को भी कैद किया गया। कवि कलश को भी कैद किया गया। अच्छा, कैद किसने किया था, इसको पकड़ा किसने था, तो व्यक्ति था मुकर्रब खान। मुकर्रब खान, ठीक है। आपने लिखा है ना, आपने लिखा है शब्द पकड़ा गया, तो पकड़ा में से एरो में लिख देना मुगल कौन था, मुकर्रब खान था। मुकर्रब खान ने इसको पकड़ा था। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब आगे लिखें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अब जो मैं बता रहा हूँ पहले मैं समझा दूँ, फिर आप लिख लेना, उसको लिखवा दूंगा। अब ये पकड़ा गया, ठीक है भाई। औरंगजेब तो इससे नाराज था ही। औरंगजेब नाराज क्यों था, क्योंकि इसने उसके विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी, इसलिए नाराज था। तो फाइनली क्या हुआ कि औरंगजेब ने संभाजी को मृत्युदंड का आदेश दे दिया, ठीक है। और फाइनली 11 मार्च 1689 को संभाजी को मृत्युदंड दिया गया, और साथ ही साथ में जो कवि कलश था उसको भी मृत्युदंड दिया गया था। यानी कि 2 व्यक्तियों को एक साथ मृत्युदंड देकर के इसकी कहानी खत्म समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर मार्च 1689 में, 1689 में, मार्च 1689 में, है ना, संभाजी को मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है। और साथ में कवि कलश को दिया गया, चाहो तो उसको याद रखो, अदरवाइज की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से संभाजी का क्या हुआ, अंत हुआ। अब जो अगला शासक बनना था वो कौन बनना था, राजा राम, ठीक है। तो अब हमारी हेडिंग हो जाएगी सेकंड, राजा राम। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी राजा राम। राजा राम के कार्यकाल की बात करें तो राजा राम का जो कार्यकाल था 1689 टू 1700, 1700, क्योंकि इसकी मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई थी, इसलिए इसका कार्यकाल वहाँ समाप्त हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बेसिक बात करूँ राजा राम के, भाई इसका पिता कौन था राजा राम का, तो इसका पिता कौन था, पिता थे शिवाजी, पिता शिवाजी, ठीक है। माता कौन थी, तो माता थी भाई इनकी सोयराबाई, सोयराबाई, ठीक है। तो पिता शिवाजी, माता सोयराबाई थी, और ये सौतेले भाई किसके थे, ये राजा सौतेले भाई थे संभाजी के, संभाजी के सौतेला भाई था। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि जब इनको कैद करके डाल दिया गया था, किसके द्वारा, संभाजी के द्वारा जब कैद कर डाला गया, तो जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो मराठों की मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद ने निर्णय दिया कि भाई अब जो शासक बनाया जाना चाहिए, किसको बनाया जाना चाहिए, राजा राम को। कारण ये था कि वैसे तो आपका संभाजी का पुत्र था इस समय साहू, लेकिन साहू की आयु जो थी मात्र 4 या 7 वर्ष थी, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, और वो शासक बनने की कहीं से कहीं तक भी स्थिति में नहीं था। इसीलिए जो मराठा मंत्री परिषद थी उसने निर्णय लिया कि अभी राजा राम को शासक बना दिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, मराठा मंत्री परिषद के निर्णय के द्वारा राजा राम छत्रपति बना, राजा राम छत्रपति बना। क्लियर? तो ये बन गया राजा राम। दूसरी इसके विषय में एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, राजा राम कभी भी, है ना, स्वयं जो राजगद्दी थी उस पर नहीं बैठा था। कारण ये था कि वो अपने आप को साहू, जो उसके भाई का, बड़े भाई का बेटा था साहू, उसका अपने आप को प्रतिनिधि मानता था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, राजा राम कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठा, जिसका कारण स्वयं को मतलब राजा राम अपने आप को, जिस कारण स्वयं को साहू का प्रतिनिधि मानना था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें भाई इसका राज्याभिषेक भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, इसका मैंने बताया आपको रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन एक बात समझना, मेरी छोटी सी बात, जैसे ही रायगढ़ जो था पहले ही अंग्रेजों से पराजित मुगलों से पराजित
होने की बिल्कुल कगार पे था, क्योंकि संभाजी पहले ही मारा जा चुका था। तो रायगढ़ जो था एक अच्छा खासा बढ़िया किला था, लेकिन मुगलों की लगातार उस किले पे क्या थी, निगाह थी। और मुगल जो थे उस किले को अपने अधिकार में पाना चाह रहे थे। किसको? रायगढ़ को। रायगढ़ कहाँ पर? ये यहाँ पर मुगल इस पर अधिकार पाना चाह रहे थे। इस स्थिति में मराठों को ये पूरा अंदाजा था या अंदेशा था इस बात का कि मुगल यहाँ पर रायगढ़ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और इस स्थिति में अगर यहाँ पर अटैक हुआ और राजा राम पकड़ा गया तो मराठों के पराजय होना निश्चित थी। इसलिए क्या करा, राजा राम ने रायगढ़ को छोड़ दिया और रायगढ़ को छोड़ करके यहाँ जिंजी जा पहुँचा। जिंजी कहाँ है? वर्तमान में तमिलनाडु। जिंजी जा पहुँचा और जिंजी को जाकर के अपनी राजधानी बनाया। आप समझ लो, मैं लिखवा दूंगा बाद में। जिंजी को राजधानी बना लिया और इस प्रकार से जिंजी जो थी 1698 तक, 1698 जिंजी मराठा राज्य की राजधानी बनी रही। ठीक है। बाद में फिर इसने क्या करा, जिंजी को छोड़ करके सतारा को राजधानी बनाया और ये 1699 में जाकर के राजधानी बनी। और जब 1848 में जब मराठा राज्य समाप्त हुआ, डलहौजी ने जब इसका विलय कर लिया था, तब तक फाइनली सतारा ही मराठों का प्रमुख केंद्र बना रहा था। हालांकि पेशवा के काल में पुणे भी प्रमुख केंद्र बना था। यह पुणे है। मेरी बात समझ गए? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रायगढ़ पर, यहाँ है ना, रायगढ़ पर मुगलों के आक्रमण के कारण राजा राम ने जिंजी को अपनी राजधानी बनाया। जो 1698 तक 1698 तक मराठों की राजधानी रही। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा बीच में बात समझना मेरी, यहाँ पर समझाने वाली बात है। जब वो रायगढ़ से राजा राम गया, लेकिन राजा राम के जाने पर दो लोग नहीं गए। एक तो कौन नहीं गई? येसुबाई नहीं गई। येसुबाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो येसुबाई नहीं गई और एक भाई उसका पुत्र कौन था? साहू। ये दोनों लोग यहीं पर रहे। अर्थात इन लोगों ने क्या करा, राजा राम को सुरक्षित स्थान पर तो भेज दिया, लेकिन येसुबाई खुद रायगढ़ में रुक गई और उसने क्या करा, मुगलों से सामना किया। अपने उसका पुत्र उसके साथ था, साहू उस समय उसके साथ ही था, बच्चा था लेकिन बेशक। तो येसुबाई ने क्या करा, लगातार जब मुगल रायगढ़ पर अटैक हुआ मुगलों का, तो लगातार उसका सामना किया, लेकिन अंततः येसुबाई क्या हो गई, पराजित हुई। 1689 की ही बात थी। और पराजित होने के पश्चात मुगलों ने येसुबाई और साहू दोनों को क्या कर लिया, कैद कर लिया। और साहू को इन दोनों कैद करके रायगढ़ के किले में ही रखा। रायगढ़ के किले में क्या करा, रखा। और बाद में साहू को रायगढ़ से दिल्ली ले जाया गया। औरंगजेब ने इसको दिल्ली में जाकर के कैद कर दिया था। क्लियर? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। अब 1689 में 1689 में रायगढ़ पर मुगलों ने आक्रमण किया और साहू को बंदी बनाकर रायगढ़ में ही रखा। लेकिन कुछ समय पश्चात साहू को दिल्ली भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक लिख लिया। ऐसा नहीं था कि साहू को पूरी तरह से बंदी तो था ही, लेकिन साहू को राजा की उपाधि भी दी गई थी औरंगजेब द्वारा। साहू को मनसब भी दिया गया था औरंगजेब द्वारा, लेकिन फाइनली भाई बंदी तो बंदी था, उसको बंदी बना करके रखा गया था। ठीक है, अब आप यहाँ तक मेरी बात समझ गए? ये हो गया। अब जिंजी से आगे हम बढ़ेंगे कहाँ? सतारा के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, राजा राम ने 1699 में जिंजी के स्थान पर सतारा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सतारा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप 1700 1700 ईस्वी में राजा राम का देहांत हो गया। क्लियर? अब एक यहाँ पर नई चीज़ और आती है जो मैं आपको बता दूं। एक राजा राम द्वारा एक नए पद की शुरुआत की गई थी और उस पद का नाम था प्रतिनिधि। क्या नाम था? प्रतिनिधि। सब उस पद का नाम था प्रतिनिधि। ठीक है, ये जो प्रतिनिधि का पद था, ठीक है, ये जो प्रतिनिधि का पद था, ये जो पेशवा हुआ करता था, पेशवा से भी बड़ा पद था। पेशवा से भी क्या था? बड़ा पद था। तो अगर आपसे पूछे भाई कि किस मराठा शासक ने प्रतिनिधि नामक नए पद को सृजित किया था, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा किसने किया था? राजा राम ने किया था।
और ये प्रतिनिधि का पद जो था ये पेशवा से भी बड़ा था, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए छत्रपति यानी कि राजा राम के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कोई था तो वो कौन होता था? प्रतिनिधि होता था। क्लियर? दूसरी बात मैं लिखवाऊंगा भी, समझ लेना आप इसके बारे में। और प्रतिनिधि हो गया। प्रतिनिधि का मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला, सेना को संगठित करने वाला, नहीं सॉरी, सेना संगठित, ये प्रतिनिधि ऐसा कुछ नहीं था वो सेना करते था। फिलहाल प्रतिनिधि बस यही था। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, राजाराम द्वारा प्रतिनिधि नामक नया पद सृजित किया गया। प्रतिनिधि नामक नया पद सृजित किया गया। ठीक है, ये पूछ सकता है भाई किसने नया पद सृजित किया था? राजाराम ने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से फाइनली राजाराम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और राजाराम के पश्चात अगला शासक कौन बना? तो वो आप जानते हो, शिवाजी सेकंड। ठीक है, तो इसको रफ करें। इसके विषय में काफ़ी, हाँ इसके विषय में एक बात और समझ ले मेरी बात को भाई। जब प्रतिनिधि एक नया अधिकारी आया और ये पेशवा से बड़ा था, तो अष्टप्रधान शिवाजी के समय कितने थे? आठ मंत्री हुआ करते थे। अष्टप्रधान में कितने मंत्री थे? 8। लेकिन अब इसके समय एक प्रतिनिधि नया पद जुड़ गया, तो अब अष्टप्रधान में कितने मंत्री हो गए? 9। यानी कि संभाजी ने जहां अष्टप्रधान को समाप्त किया था, वही राजा राम ने क्या करा? अष्टप्रधान को बहाल कर दिया, दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और साथ में प्रतिनिधि नामक नया पद जोड़ने के पश्चात अष्टप्रधान में की संख्या अब कितनी हो गई? इसमें 9 मंत्री हो गए। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख देना कि राजाराम के समय अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या 9 हो गई थी। 9 हो गई थी। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? राजाराम। राजाराम को हम लोगों ने फिनिश किया। अब डालेंगे आप हेडिंग्स नेक्स्ट। कौन? शिवाजी सेकंड। अब हमें पढ़ना है अभी शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड का कार्यकाल जो था वो 1700 से 1707 ईस्वी था। क्लियर? भाई इसके अगर पिता की बात करें, इसका पिता कौन था? तो इसका पिता था भाई राजाराम। इसका पिता कौन था? राजाराम। ठीक है, और भाई इसकी माता कौन थी? माता कौन थी इसकी? ताराबाई। ठीक है, माता कौन थी? ताराबाई। एक प्रकार से कहें ताराबाई कौन थी? तो ये भाई राजाराम की विधवा थी। विधवा होगी, सीधी सी बात है, राजाराम की विधवा थी, इसको डाउट नहीं डाउट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके विषय में लिखेंगे ताराबाई शिवाजी सेकंड की संरक्षिका बनी। क्योंकि छोटा बच्चा था तो उसके संरक्षण के लिए ताराबाई इसकी क्या बन गई? संरक्षिका बन गई। अर्थात उसके शासन में जो हेल्प की थी वो किसने की थी? शिवाजी सेकंड के ताराबाई ने की थी। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात को याद रखना, बहुत ज़्यादा। यहाँ से प्रश्न क्या पूछता है? ये पूछेगा कि राजाराम की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने संभाला? तो उसमें शिवाजी सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, उसमें आपका विकल्प ताराबाई होगा। तब आपका आंसर ताराबाई हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी सेकंड तो छोटा सा बच्चा था। वास्तविक पावर किसके हाथ में थी? ताराबाई के हाथ में ही थी। ठीक है, और पूछेगा आपसे कि ताराबाई कब से कब तक मराठा शासिका रही थी? तो 1700 से 1707 रही थी। तो एग्जाम में अधिकतर ताराबाई को पूछता है, शिवाजी सेकंड को सामान्यतः नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों को याद, ताराबाई का शिवाजी का कार्यकाल एक ही है, क्योंकि संरक्षिका थी लेकिन मैन पावर जो थी वो ताराबाई ही थी। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आएगी। शिवाजी सेकंड के विषय में इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसके विषय में कुछ नहीं है, ना ही इसमें कुछ पूछा जाता है। ठीक है, अब मेरी बात ये समझने वाली बात है, यहाँ पर आपकी समझ में कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने वाली बात है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब उस बात को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो मैंने आपको बताया था, मैं लिखवा दूंगा, पहले आप इसको समझ लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1689 में रायगढ़ से साहू को कैद किया गया और कैद करने के पश्चात साहू को दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, आप जानते हो कि मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उसके पुत्र थे, उन पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार लेकर प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब वो युद्ध जो प्रारंभ हुआ तो उसमें फाइनली मुअज्जम
इस मुअज्जम के विषय में मैं आपको बहुत अच्छे से पूरी कहानी बताई है इसके विषय में। जब मैंने उत्तरोत्तर मुगल काल आपको पढ़ाया है तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग वहाँ जाकर के देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो मतलब का है वो बताता हूँ। तो मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, है ना, वो सब विजय हुआ, वो शासक बन गया। तो इस मुअज्जम के समय एक अधिकारी था, उसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान के विषय में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है जब मैंने उत्तरोत्तर मुगल काल में आपको जहांदार शाह पढ़ाया था। तो अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हो जुल्फिकार खान के विषय में, तो उत्तरोत्तर मुगल काल में टॉपिक में जब आप जाएंगे तो जहां मैंने आपको जहांदार पढ़ाया है तब इसके विषय में पूरी कहानी बताई है जुल्फिकार खान के, इसके विषय में, इसके पिता के विषय में पूरी कहानी समझाई है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो मतलब उसकी बात करते हैं। तो हुआ क्या, 1707 में उसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात मुअज्जम अथवा बहादुर शाह शासक बना और उसका एक अधिकारी था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ने एडवाइस दी, सलाह दी, किसको, बहादुर शाह को। और बहादुर शाह से बोला कि भाई साहू को क्या कर दिया जाए, कैद से मुक्त कर दिया जाए, है ना। और अगर कैद से मुक्त कर दिया जाएगा साहू को तो ये कहाँ जाएगा, मराठा जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, दक्षिण भारत में जाएगा। और वहाँ शासिका कौन है, ताराबाई। तो जब ये वहाँ पहुँचेगा तो ताराबाई में और क्या कहते हैं आपके साहू में आपस में क्या हो जाएगा, युद्ध होगा। ठीक है, और वो युद्ध क्या होगा, जिससे मराठा शक्ति, जब मराठा आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो ये लोग जो है हमारे जो मुगलों के क्षेत्र हैं उनकी ओर देखना बंद कर देंगे, उनको जीतना बंद कर देंगे। तो एक कूटनीति का प्रयोग करा था यहाँ पर, और उसमें क्या कहते हैं आपका बहादुर शाह सफल भी हुआ। और हुआ भी वही कि साहू जब वहाँ पहुँचा तो एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम था खेड़ा का युद्ध, जो कहाँ पर है, गुजरात में। मेरी बात समझ गए आप। तो खेड़ा का युद्ध हुआ और इस खेड़ा के युद्ध में जो था, है ना, 12 अक्टूबर 1707 को ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ताराबाई पराजित हुई थी। और ताराबाई पराजित होने के पश्चात कहाँ चली गई, कोल्हापुर चली गई। कहाँ चली गई बच्चा, कोल्हापुर चली गई। और जो साहू था वो कहाँ शासक बना, सतारा में। ठीक है, तो वो कोल्हापुर जाकर के यहाँ शासन करने लगी और सतारा में साहू शासन करने लगा। यहाँ पर शिवाजी सेकंड शासन कर रहा था, यहाँ साहू शासन कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस युद्ध के पश्चात मराठों की 2 शाखाएं बन गई। एक शाखा सतारा में थी, एक शाखा कहाँ थी, कोल्हापुर में थी। क्लियर, इसके विषय में भी बताऊंगा पूरी जानकारी। अब जो आपका राजाराम समाप्त हुआ है, अब वहाँ पर आप एक नोट बना के लिखेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हेडिंग अपना, कौन, साहू को बाद में हेडिंग डालेंगे, पहले एक नोट बना के लिखो। ये जो मैंने आपको कहानी समझाई थी इसको लिखवा देता हूँ, लिखना कैसे। ठीक है, तो लिखो एक नोट बना करके। देखो, मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के युद्ध में मुअज्जम का जो शासक का बहादुर शाह, मुअज्जम जो शासक बना था, बहादुर शाह के नाम शासक बना था। तो मुअज्जम, ब्रैकेट में बहादुर शाह लिख दो, मुअज्जम शासक बना जिसने जुल्फिकार खान की सलाह पर साहू को मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया, जिसका उद्देश्य मराठों को आपस में लड़ाना था। और अंततः बहादुर शाह को इसमें सफलता भी मिली, जिसके परिणाम स्वरूप खेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो भाई आपने जो लिखा है खेड़ा का युद्ध, आपके उसमें आया ना, खेड़ा का युद्ध हुआ। तो उस खेड़ा का युद्ध जो वर्ड है उसमें से इस प्रकार से एरो बना कर लिखना। कब हुआ था, वर्ष, तो 12 अक्टूबर 1707 में हुआ था। फिर आप कहोगे मध्य, किसके मध्य हुआ था, तो आप कहोगे भाई साहू के और ताराबाई के मध्य हुआ था।
फिर कहोगे साहब विजयी कौन हुआ, तो विजयी कौन हुआ, साहू हुआ, ठीक है। और सतारा, सतारा लिख देना आगे, साहू, है ना, शासक बना, शासक बना। और नीचे लिखोगे आप कोल्हापुर, दूसरे लिखोगे आप कोल्हापुर, उसके आगे डैश देके लिखोगे शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड, ब्रैकेट में ताराबाई लिख देना चाहो तो आप ताराबाई शासक बना, ठीक है। तो इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, युद्ध का 12 अक्टूबर 1707 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ, साहू के ताराबाई के मध्य हुआ था। विजयी कौन हुआ, साहू हुआ। और इसके विजय होने का परिणाम क्या आया, सतारा में साहू क्या बन गया, शासक बन गया। दूसरा परिणाम क्या हुआ, कोल्हापुर कौन चली गई, ताराबाई। और जब वो कोल्हापुर पहुंची तो शिवाजी सेकंड के नाम उसने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और वो भी शासिका बन गई। यानी कि साहू के समय जो मराठा दो भागों में बट गया था और दोनों में आपस में विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। क्लियर। तो यहाँ तक हो गया, हमारी बात समझ में आ गई इतनी। अब हमारी हेडिंग पड़ेगी, तो हेडिंग पड़ेगी अब हमारी साहू, क्योंकि मैंने आपको आधार उसका बेसिक समझा दिया कि किस प्रकार से साहू शासक बना था। क्लियर। तो अब हेडिंग हो जाएगी हमारी साहू। क्लियर। तो भाई अगर साहू की टाइम पीरियड की बात करें कब से कब तक रहा था, तो आप जानते हो सब 1707 से 1700, ठीक है। तो अब साहू के विषय में बात करने से पहले पिता कौन था भाई साहू का, तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से ही, संभाजी। संभाजी कौन था, इसका पिता था। और साहू की अगर माता की बात करें, माता कौन थी, तो मैंने आपको बताया था येसुबाई। येसुबाई कौन थी, इसकी माता थी, ठीक है। और कार्यकाल इसका 1707 से 1749 हो गया। अब इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, उसने कभी आपसे राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो आपको बताया था मैंने, कहाँ, सतारा, क्योंकि सतारा पहुंचा था, सतारा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पिता हो गया, माता हो गई, राज्याभिषेक भी हो गया इसका, साहू का, ये सब काम हो गए, ठीक है। चलो अब इसके विषय में अब आगे बढ़ें। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, है ना, जो मैंने आपको इससे पूर्व में बताया था, सबसे महत्वपूर्ण घटना इसकी यही थी इसके समय की, मराठा राज्य का दो भागों में विभाजित होना। तो साहू के समय जो था मराठा राज्य दो भागों में क्या हो गया था, डिवाइडेड हो गया था, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में लिखोगे इसके समय, मतलब साहू के समय, इसके समय मराठा राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। अब इसको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, दो भागों में विभाजित हो गया, यानी कि भी मराठाओं की दो शाखाएं बनी। एक शाखा कौन सी थी, वे सतारा में थी, और एक शाखा कहाँ बनी आपकी, कोल्हापुर में। कोल्हापुर, सतारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है, ये भी आप जानते हो। कोल्हापुर भी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, MS मतलब महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन थी, ताराबाई थी। जब ताराबाई यहाँ पहुंची तो शासक कौन बना, शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड, यह हम कहें एक प्रकार से ताराबाई। अच्छा इसको लिख देना आप उत्तर, सतारा कहाँ पर है, आप देख रहे हो उत्तर में, सतारा उत्तर में है, और कोल्हापुर कहाँ पर है भाई, दक्षिण में। ये कहाँ है, दक्षिण में। तो उत्तर मराठा राज्य और दक्षिणी मराठा राज्य कह सकते हैं, दो भागों डिवाइड हुआ था। उत्तरी मराठा राज्य की राजधानी क्या थी, सतारा, और दक्षिणी मराठा राज्य की राजधानी क्या थी, कोल्हापुर, ठीक है। तो यहाँ शिवाजी सेकंड, ताराबाई। शिवाजी सेकंड के बाद यहाँ पर शासक बना, वो बना संभाजी सेकंड, संभाजी सेकंड शासक बना था, ठीक है। तो कोल्हापुर में शिवाजी सेकंड, उसके बाद कौन बना, संभाजी सेकंड यहाँ पर शासक बना था। हमें इनके विषय में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे इतिहास में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है भी तो बहुत ज़्यादा डीप है, वो आपके मतलब का नहीं है, वो नेट JRF से भी मतलब ऊपर की चीज़ है, इतना नहीं पूछता, बस यहाँ तक पूछता है कि हर्षद संभाजी के, संभाजी का भी विषय आगे एक संधि आएगी तब मैं आपको संभाजी के विषय में बताऊंगा, इसलिए यहाँ पर बता दिया। कोल्हापुर में पहले शिवाजी सेकंड, उसके बाद संभाजी सेकंड शासक बनता, बस इतना। क्लियर। हम वापस आते हैं सतारा महाराष्ट्र में, तो आप ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अब आप, क्योंकि इसके विषय में हम साहू के विषय में पढ़ रहे हैं ना, तो साहू के विषय में विभाजन वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साहू ने एक नए पद का सृजन किया, या नए पद को सृजित किया, और भाई उस पद का नाम था सेना करते, सेना करते। इस सेना करते का मतलब था सेना को व्यवस्थित करना या संगठित करना। तो
तो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा था कि साहू ने एक सेनाकृत्य नामक एक नया पद सृजित किया था। और सेनाकृत्य में से एरो बना के लिखना, इसका अर्थ क्या है भाई, सेनाकृत्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सेनाकृत्य का सेना को संगठित करना या व्यवस्थित करना। क्लियर। दूसरा, अब आपसे पूछे पहला सेनाकृत्य कौन था, तो आप लिखोगे बालाजी विश्वनाथ पहले सेना करते थे। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने पेशवा पढ़ाए थे। बालाजी विश्वनाथ जो थे 1713 में साहू के पेशवा भी बने थे। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो पूछ ले भाई आपसे, बालाजी विश्वनाथ को किसने पेशवा बनाया? तो साहू ने बनाया था। सेना करते किसने बनाया? साहू ने बनाया था। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। साहू के विषय में चल रहा है सब अभी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बात ये भी समझ में आई कि दो भागों में डिवाइडेशन हो गया था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी अब आपकी। ठीक है, अब मैं आगे बताऊँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जब सतारा के और इस कोल्हापुर के मध्य विवाद बढ़ता जा रहा था लगातार फाइनली एक संधि हुई थी, फिर आगे चल के वारणा की संधि, ट्रीटी ऑफ वारणा की संधि। और 1731 में हुई थी वारणा की संधि। तो सबसे पहले पूछेगा भाई अब किसके मध्य हुई थी? वर्ष तो यहाँ पर आ गया। पूछेगा मध्य किसकी हुई थी, तो आप कहोगे सतारा मराठा राज्य, और दूसरा कहोगे आप कोल्हापुर मराठा राज्य। अगर भी शासक की बात करें, किस किस शासक के मध्य हुई थी, तो आपको पता है इस समय कौन था टाइम पीरियड में, देखो आप साहू था। और दक्षिण वाले में कोल्हापुर में कौन था? यहाँ पर संभाजी था। कौन था? संभाजी सेकंड था। क्लियर। और इस संधि के द्वारा हुआ क्या? इस संधि द्वारा ये हुआ, उत्तरी मराठा राज्य दक्षिण मराठा राज्य जो विवाद था, जो विरोधाभास थे, वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। और एक दूसरे ने स्वीकार करा कि उत्तर जो क्षेत्र है वहाँ पर शासन कौन करेगा? साहू करेगा। और दक्षिण में शासन कौन करेगा भाई? संभाजी सेकंड करेगा। और इनके मध्य विवाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लिख देना नेक्स्ट पॉइंट, इस संधि के द्वारा सतारा तथा कोल्हापुर के मध्य विवाद समाप्त हो गया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। विवाद क्या हुआ? इस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। क्लियर। और साहू के विषय में इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, जो था मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे साहू के विषय में, एक पॉइंट लिखो साहू निसंतान था। मतलब समझिए, इसकी कोई संतान नहीं थी। साहू निसंतान था, अर्थात इसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजा राम सेकंड शासक बना। तो बच्चा अब आपकी हेडिंग हो जाएगी राजा राम सेकंड। इसके विषय में आपको बताऊंगा, राजा राम सेकंड के विषय में। राजा राम सेकंड, ठीक है। अब भाई राजा राम सेकंड कौन था? ठीक है, तो पहले कार्यकाल जान लें। कार्यकाल आप जानते हो, इसका मैंने आपको लिखवाया है। 1749 से 1777 तक कौन था? राजा राम था। इसके समय की बस एक ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। कहाँ का राजा? ये सतारा की बात कर रहे हैं, साहू के बाद सतारा। तो हम ये कहाँ पर था? सतारा में था। कभी आप इसको कोल्हापुर में समझो, सतारा में था। इसके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, वही पूछी जाती है और कई बार वो पेपर में पूछी भी जा चुकी है और भविष्य में पूछी भी जाएगी। यह राजा राम से प्रश्न बनता है, सेकंड से वो एक ही प्रश्न बनता है, वो बनता है भाई संगोला की संधि। संगोला की संधि। अब आपसे ये पूछे संगोला संधि क्या है, तो बताता हूँ अभी क्या है। सबसे पहले वर्ष क्या था? तो वर्ष था 1750। इस संधि के द्वारा हुआ क्या था वो समझ लो, फिर मैं लिखवा तो दूंगा ये अभी आपको, ठीक है। इस संधि के द्वारा ये हुआ था कि इस समय जो पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन था? बालाजी मैंने आपको बताया था कि पहले जो पेशवा कौन था, क्या कहते हैं आपका, बालाजी विश्वनाथ था। उसके बाद बालाजी बाजीराव बना था। तो इस समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। तो बालाजी बाजीराव के और राजा राम सेकंड के मध्य एक संधि हुई थी, उसका नाम था संगोला की संधि। इस संगोला की संधि में निर्णय यह हुआ कि जितनी भी प्रॉपर शक्ति है ना, जो मुख्य शक्ति है, जो मेन पावर है, वो किसके पास रहेगी?
पेशवा के पास, ठीक है। और छत्रपति यानी कि शासक जो है राजा राम सेकंड, वो बस नाम मात्र का शासक रहेगा, वो बैठ करके मजे में, है ना, क्या करेगा, बस देखता रहेगा शासन में हो क्या रहा है, इसके अलावा उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात युद्ध किससे लड़ना है, किसको हराना है, कब लड़ना है, कब जीतना है, कब किससे संधि करनी है, कौन से कानून लागू करने हैं, क्या करना है, सारा का सारा अधिकार किसका आ गया, पेशवा का, ठीक है। और जो शासक था छत्रपति, वो नाम मात्र का छत्रपति बन के रह गया, उसका कोई भी हस्तक्षेप उन कार्यों में नहीं होता था। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मध्य है, मध्य किसके हुई थी, तो आप लिखोगे राजा राम सेकंड, और दूसरा कौन था, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। क्लियर। शर्त मतलब शर्त कहो या शर्तें क्या थी, तो एक ही शर्त थी, आप बोले दोनों एक्सट्रीज के आगे लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे आप लिख लो शर्त में क्या लिखना है, लिख दो इस संधि के द्वारा पेशवा मराठा राज्य की मुख्य शक्ति बना, पेशवा मराठा राज्य की मुख्य शक्ति बना, जबकि छत्रपति यानी कि शासक छत्रपति नाम मात्र का प्रमुख बनकर रह गया, नाम मात्र का प्रमुख बनकर रह गया। अर्थात संपूर्ण शक्ति या मराठा राज्य की संपूर्ण शक्ति, ऐसे लिखना, अर्थात मराठा राज्य की संपूर्ण शक्ति पेशवा में समाहित हो गई, पेशवा में समाहित हो गई। क्लियर। तो इसके समय की ही प्रमुख संधि थी। अगर आप जानना चाहो भाई राजा राम किसका, इसका पिता कौन था, तो आपको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, शिवाजी सेकंड। राजा राम सेकंड कौन था, शिवाजी सेकंड का कौन था, पुत्र था। तो ये हो गया राजा राम के विषय में, और इससे ज़्यादा राजा राम के विषय में कुछ नहीं पूछा जाता है। क्लियर। अब आएगा भाई राजा राम के पश्चात शासक कौन बना, तो नेक्स्ट अब कौन बना था बताओ, आप लोग पढ़ चुके हो आप सेकंड। अब कौन, साहू सेकंड, और इसका जो कार्यकाल था वो था आपका 1777 से 1808। इसके विषय में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, या मतलब विशेष परिप्रेक्ष्य इतिहास में नहीं पूछा था, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता पूछने का, इसलिए बस इसको कार्यकाल लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना आपको इसके विषय में। नेक्स्ट जो था अगला शासक जो था प्रताप सिंह बना था, प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का कार्यकाल 1808 से 1839 रहा था। इसके विषय में भी कुछ आपको नहीं जानना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे ही नहीं जाते, यहाँ पर प्रश्न बनते ही नहीं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है शाहजी अप्पा साहिब, और इनका जो कार्यकाल था 1839 to 1848, 1839 से 1848। तो लिख देना अब आप नेक्स्ट में पहला, मराठा राज्य का अंतिम शासक, मराठा राज्य का अंतिम शासक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके समय, किसके समय, शाहजी अप्पा साहिब। तो इसके समय डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी जानते हो आप गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा राज्य को हड़प लिया और मराठा राज्य के या मराठा राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया, स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। क्लियर। तो बच्चा ये मराठाओं के शिवाजी के उत्तराधिकारी थे जो आज हमने पढ़े, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पेशवा पढ़ेंगे, और है ना, पेशवाओं को पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि पेशवाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पेशवा पढ़ने के बाद पेशवाओं का प्रशासन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा आंग्ल मराठा संघर्ष आ जाएगा, अंग्रेजों संघर्ष मराठा का, वो पतन के कारण, देन हमारा मराठा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या रहता है, या तो गवर्नर जनरल या वायसराय पढ़ाएंगे, या फिर स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, या तो वो कोई में से एक टॉपिक जो भी देख लेंगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, यानी कि पेशवाओं के साथ में। धन्यवाद, ठीक है।